अंग्रेजी एक लड़की की तरह है जो कि दूर से ही अच्छी लगती है। अगर आपका ऐसा वाला हाल है अंग्रेजी में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल इस मैराथन को देख लेना और इसको जितना अच्छे से हो सके 2 बार 3 बार अच्छे से कर लेना। आपका एग्ज़ाम के अंदर आपका काम बन जाएगा। और इस अंग्रेजी के मैराथन में मैं ऐसा नहीं है कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 हज़ार कराऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको जितने सवाल आपका अभी तक बिहार पुलिस के अंदर, मद्य निषेध के अंदर, इसके अलावा दरोगा के अंदर बने हुए, उन सभी को मैंने इसमें कवर कर दिया। आप केवल इतना कर लो, आपका 7 अगस्त से जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका काम बन जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस मैराथन को स्टार्ट करते हैं। और आपके साथ कंडीशन यही है कि आपको शुरू से अंत तक इसको देखना है और उसके बाद 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका सवाल आए तो छूटे नहीं। और रिपीट होता है प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा, उसके पैटर्न पे रिपीट होता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब कुछ देखने हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं मैराथन की ओर। पहला सवाल है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि इंग्लिश का पार्ट है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपको पहला सवाल इसी चैप्टर से है। तो सवाल आपके सामने है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को चुनना है। ये कह रहा है इज द रूल अप्लीकेबल। अप्लीकेबल के साथ में क्या लगाना है, तो हमेशा आप टू लगाइए इसके साथ में। बस याद रख लीजिए अप्लीकेबल टू, अप्लीकेबल टू, अप्लीकेबल टू, ऐसे ध्यान रख लीजिए। इसके और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ देम कंडीशन में आप टू लगाइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल करना है आपको, सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप इसका मीनिंग जानते हैं निकालना, तो फिर आप इंग्लिश को बड़े ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस कर जाइए 3 से 4 बार। तो सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, यहाँ पे देखेंगे 2 सेंटेंस है। सी रिटर्न होम, उसके बाद ओपन द डोर, तो वो घर लौटी और दरवाज़ा खोली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेंटेंस है, द साउंड कैम डैश द रूम, यानी साउंड आया तो कहाँ से आया, कैम फ्रॉम द रूम, तो रूम से आया। जो आवाज़ है वो रूम से आया। आप देख पा रहे हैं मैं इसका जो मीनिंग है इसको ईजिली कर पा रहा हूँ, तो आप इसको ईजिली तरीके से क्या कर पाएंगे, साउंड को निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको कैम के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन को ध्यान रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है 27 मार्च को, यानी जिस शिफ्ट में मैंने पेपर दिया था उस शिफ्ट में। हो सकता है आपको इस मैराथन को देख के ऐसा लगे कि भैया क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ ही दूंगा इंग्लिश सेक्शन, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई फ़र्क पड़ेगा। आप ऐसा अगर गलती करते हो तो करना भी नहीं। जो आपके सपने हैं वर्दी लेने के, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, इसलिए ऐसा गलती मत करना। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, यानी वह और मैं। हुआर, यहाँ पे आप देखेंगे 2 सब्जेक्ट हो गए, तो प्लूरल वर्ब आएगा। और वेयर इसलिए आएगा आपका क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है, तो इसी कारण यहाँ पे पास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिस रूल इज अप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपने अभी जस्ट देखा हुआ था क्या लगाना है, तो अप्लीकेबल के साथ मैक्सिमम में आप प्रीपोजिशन टू को याद रख लीजिए। तो अप्लीकेबल टू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वाटर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, वाटर डैश 800 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये कहता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। अच्छा, यहाँ पे वाटर के साथ में बॉयल आएगा या बॉयल्स आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हमेशा आपका बॉयल्स ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इसका रूल कहता है जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी जो बदला नहीं जा सकते, जैसे सूर्य पूर्व में उगते हैं, क्या ऐसा है कभी कि ये पश्चिम में उगना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सॉल्व किए जाते हैं। और ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रीपोजिशन फिल करना है। ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। तो 6 o'clock जो है ये आपका फिक्स टाइम है, इसके लिए आपको सिंस लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता 6 आवर 6 डे वगैरह वगैरह, तो फिर आप वहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम द ऑप्शन दैट
follow, fill in the blank with appropriate model that express the concept given is in the bracket। तो चलिए देखते हैं आगे। सवाल है आपके सामने, सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट पॉइंट, यानी वो जो है ढेर सारी लैंग्वेज को क्या कर सकती है, बोल सकती है, बोलेगी या बोलती थी, ऐसा कौन सा मीनिंग आएगा यहाँ पे। तो ये इसके जो है सामर्थ्य को दिखाता है, तो इसके लिए कैन लगाना है आपको। तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट पॉइंट, यानी अभी जो है वो कई सारे भाषाओं को बोल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इट्स विंड इन दिल्ली आइसी विंड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सही राइट आंसर। तो यहाँ पे आएगा आपका इट्स कोल्ड इन दिल्ली, यानी अभी जो है दिल्ली में बहुत सारी सर्दी है। आइसी विंड आर गोइंग टू ब्रिंग, जिसके कारण क्या है कि तो आइसी विंड यानी आपकी शीत ठंड हवाएं आ रही हैं या चल रही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सोहन से डैट इट इज़ बेटर टू डैश इन दी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या चीज़ फिल होना चाहिए, तो यहाँ पे फिल होगा आपका लिव। तो इससे मीनिंग क्या आएगा, तो सोहन कहता है कि इट इज़ बेटर टू लिव इन प्रेजेंट। सोहन कहता है कि ये यहाँ रहना क्या है, वर्तमान में रहना क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राम इज नॉट फील वेल, यानी राम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, तो उसे क्या करना है, डॉक्टर से क्या करना चाहिए, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश द ट्रेन अराइव सून। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आएगा कैन, यानी कैन द ट्रेन अराइव सो सून, क्या ट्रेन बहुत जल्दी आ सकता है, तो यहाँ पे या पहुँच सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि दूसरा चीज़ें अगर देखें तो यहाँ पे मे का यूज ज़्यादा बेटर होता, पर पता नहीं यहाँ पे मे का प्रयोग ना करके इन्होंने कैन का प्रयोग किया है, क्योंकि संभावना के केस में हम लोग कैन का प्रयोग से ज़्यादा बेटर होता है मे का प्रयोग करना। अगर ऐसा कहते हैं मे द ट्रेन अराइव सो सून, क्या ट्रेन बहुत जल्दी आ सकता है या पहुंच सकता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। बाकी आंसर जो है आपका कैन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डैश केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा लिटिल। अ लिटिल केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट, यानी एक छोटा सा जो प्रयास है उससे हम क्या कर सकते थे, प्रिवेंट कर सकते थे एक्सीडेंट को, जो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी दुर्घटना को रोक सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजेरियस डैश हेल्थ। तो यहाँ पे आएगा आपका टू हेल्थ, यानी इंजेरियस के साथ आप क्या लगाएंगे, इंजेरियस के साथ हमेशा टू को ध्यान रखेंगे, वो भी तब जब आपको हेल्थ केयर को लेकर बताया जाए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ इसको भी आप रखिएगा, सिगरेट का स्पेलिंग, सिगरेट का स्पेलिंग आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सही है या फिर कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो आपको ऐसा दे सकता है, सिगरेट का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फाइंड द एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपके साथ में अफेक्शन का क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अफेक्शनेट, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, आई एम अवर्ड टू डैश। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह आएगा आपका टू है, तो यहाँ पे इसके बाद आप ड्रिंकिंग लगाना हमेशा गलत होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रिंकिंग का जो यूज़ किया है ये आपका नाउन की तरह किया है, यानी शराब पीना वाला के रूप में किया है, और यहाँ पे जरंड के रूप में किया है, तो फिर ये प्रयोग हो सकता है। जबकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि टू के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। लेकिन V1 अगर हमें वर्ब का यूज करना होगा तो ना हम V1 लगाएंगे, अगर हमें वर्ब का यूज़ ही नहीं करना तो हम V1 क्यों लगाएंगे। तो हम वहाँ पे ड्रिंकिंग लगा सकते हैं। ड्रिंकिंग यहाँ पे एज अ नाउन आपका जो है शराब के रूप में इसका प्रयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट टू बी प्लीज्ड ऑल पीपल। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका, अफेक्शन का क्या बताना है, एडवर्ब बताना है। तो देख लीजिए, एक सवाल आपका अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश में हमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप अच्छे से इसको पढ़ लो। आप एक ही वीडियो के अंदर आप जब इसको देख लोगे तो आप देखना इसी मैराथन से आपको एग्जाम के अंदर ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अफेक्शन का अगर मैं बात करूँ एडवर्ब का, तो ये हो जाएगा आपका अफेक्शनेटली। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 से 20 में हमें यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व करना है।
सवाल कह रहा है फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन इंजरीज डैश द पार्टिसिपेंट आर नॉट केयरफुल। तो यहाँ पे आएगा आपका इफ़, कौन सा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है ही सिम्स अनवेयर ऑफ सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज अनकम्फर्टेबल लिटिल वर्ड। तो यहाँ पे आएगा आपका टोटली वर्ड, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गिव द प्लूरल ऑफ हिज। हिज का प्लूरल क्या होगा, तो हिज का प्लूरल की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका देयर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलते हो ना वो केस की बात कर रहे, ही हिज हिम, ही हिज हिम, उसी तरह आप देयर का यूज करो तो दे देयर, उसके बाद क्या आता है, दैम आता है, तो हो गया। हिज का आपका क्या हो जाएगा, देयर। ही का कहता है तो दे कहते हैं, हिम का कहता है तो दैम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। तो कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, यानी सैटरडे नाइट को मेरे पार्टी में आओ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सिनोनिम एंटोनिम से, और इसी में आपका वन वर्ड है, आइडम फ्रेज है। इन सभी से जितने सवाल बने हुए हैं उन सभी को देख रहे हैं। सो आप प्रीवियस ईयर के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, इसी के अंदर आपको दरोगा, बिहार पुलिस सबका मिल जाएगा। और आपका जो बिहार पुलिस का इंग्लिश है इसमें आपका कंप्लीट डील हो जाएगा, आपको नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो बस इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको प्रोटेस्ट का, या नहीं सिनोनिम बताना है। प्रोटेस्ट का आपको, प्रोटेस्ट का मतलब हो जाता है विरोध करना, प्रतिरोध करना। तो आपको क्लोजेस्ट मीनिंग अगर कहेंगे तो ऑब्जेक्ट करना, तो टू ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शन डी, जिसका मतलब होता है आपत्ति करना। आप कहते हो ना क्या ऑब्जेक्शन है भाई, यानी क्या तकलीफ है, ऐसा कहते हो ना, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे यानी आप जानते हो आंसर, यूज़ भी करते हो, लेकिन इंग्लिश की बात जैसे होता है तो बत्ती गुल हो जाता है आपका। इसके बाद अगला सवाल है बेली कोज। बेली कोज का क्या बताना है हमें, तो यहाँ कह रहा है करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन, यानी सिनोनिम बताना है बेली कोज का। तो बेली कोज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मान के चलो कि मुझे बेली कोज का मतलब नहीं पता, ना ही हमें क्या करना है इसका सिनोनिम पता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो बाकी ऑप्शन को देखो। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, आरामदायक। काम मतलब क्या होता है, शांत। दोनों का मीनिंग तो एक ही जैसा लग रहा है, आरामदायक, शांत। उदास, उदास भी रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, शांत ही तो रहेंगे। आप तीनों को देखिए तो तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो तीन आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता, यानी तीन ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली है कि हमारा जो बच गया वो वाला आंसर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप इसको छांट सकते हैं। तो हालांकि आंसर हमारे यहाँ पे एग्रेसिव है, जिसका मतलब है आक्रामक, ठीक है। तो बेलिकोज का मतलब भी वही होता है, झगड़ालू होता है, झगड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप डायरेक्टली, लेकिन ये है कि आपको बाकी ऑप्शन के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वेव। वेव का बताना है आपको क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम बताना है। तो वेव का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, बहिष्कार करना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा बहना। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम बताना है आपको स्ट्रॉन्ग का। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। तो स्टडी, स्टडी मतलब होता है कठोर, शक्तिशाली। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, यानी एक बूढ़े आदमी ने बाल्टी को क्या किया, किक्ड किया, यानी पैर मारा, लात मारा या कुछ भी। द एबव सेंटेंस मीन्स, इसका क्या मतलब है, तो इस सेंटेंस का मतलब है आपका द ओल्ड मैन डाइड, यानी किक्ड द बकेट। ये आपका जो है फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब है किक द बकेट, इसका मतलब होता है डाई हो जाना, मतलब अल्लाह को प्यारे हो जाना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इट इज़ रैनिंग कैट एंड डॉग। तो इसका क्या मतलब है, ये भी आपका क्या फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब ये है कि अब बारिश हो रही है कुत्ते बिल्लियों का, नहीं भैया ऐसा नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि मूसलाधार बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। तो दिस सेंटेंस डजंट मीन, तो इस सेंटेंस का कौन सा मीनिंग नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट इज़ ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रैनिंग कंट्ररी टू एक्सपीरियंस और बिलीफ। इट इज़ रैनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबली हार्ड। इट इज़ रैनिंग
ट्रीमेंडसली। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ड्रिजलिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने आपको मीनिंग बताया कि इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन पहला सेंटेंस का जो आपका मीनिंग दे रहा है इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रहा है, यानी हल्का, जो आप कह रहे हैं हल्की हल्की बारिश, एक दो बूंद पड़ रहे हैं पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम भी हो रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है, एक दो बूंद पड़ते हैं, क्रिकेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्की बारिश, इसका यहाँ पे मीनिंग में तो ऐसा नहीं है, मीनिंग में है कि बहुत भयंकर बारिश हो रही है। आप यकीन रखिए, आपको अगर भरोसा हो ना मेरे ऊपर, इस भाई के ऊपर अगर भरोसा हो तो फिर बस आप इस मैराथन को करके जाना अंग्रेजी के लिए, और बाकी कुछ मत देखना, आपका अंग्रेजी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद हर। तो यहाँ पे ओवर हेड एंड ईयर्स, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है कि अंडरलाइन जो शब्द हैं तो इसका मीनिंग क्या होना है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, यानी संपूर्ण रूप से या पूरी तरह से इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करो, डायरेक्टली इसको ध्यान रख लो, याद रख लो। ओवर मतलब पूरा, बस ऐसे याद रख लो, ओवर मतलब पूरा होता है। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या हो गया, पूरा, कंप्लीट। आगे है आपका साई। साई का सिनोनिम बताना। साई का मतलब होता है शर्मिला। तो शर्मिला का मीनिंग कौन दे रहा है, तो कॉय होता है, सीधा सीधा आपको याद रह जाएगा, साई कॉय। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि रेखांकित भाग के लिए वाक्यांश क्या आएगा। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉय बाय द फ्लड, यानी बाढ़ से जो है पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉयड की जगह पे क्या आना चाहिए, तो वाइप्ड आउट, यानी धुल गया। क्या हो जाएगा, वाइप्ड आउट, यानी धुल गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रिप्लेस करना है, इट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा इनफ्लैमेबल। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है जिसको जलाया जा सकता है, यानी ज्वलनशील हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो इसका मीनिंग है, इट इज लायबल टू इच फायर इजिली, यानी कैच फायर इजिली, एक ऐसा जो कि आसानी से आग पकड़ ले, उसको क्या कहते हैं, ऐसा पूछ रहा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ क्या हो गए हो, डैड हो गए, तो उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विडोवर कहते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ही इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी एक ऐसा जो कि पढ़ने और लिखने में क्या है, अनेबल है, यानी नहीं पढ़ लिख पाता है, तो उसको क्या कहते हो, इलिटरेट कहते हो, यानी अनपढ़ कहते हो नहीं कहते हो। इलिजिबल ये अलग चीज़ें होता है, इन एलिजिबल ये भी अलग चीज़ होता है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको प्रेज का बताना है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो एडमायर का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। जबकि कम्प्लीमेंट ये होता है पूरक, सप्लीमेंट ये भी पूरक होता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है आपका फ्रूगेलिटी की अगर मैं बात करूं, सेम मीनिंग की बात बोला है, तो सेम मीनिंग इसमें आ जाएगा आपका इकोनॉमी, जो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रूगेलिटी का मतलब होता है कंजूस, और इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है आपका इकोनॉमिक, मतलब कहते हैं ना बहुत इकोनॉमिक बंदा है, मतलब पैसे को इस तरह से यूज़ करता है कि जितना आम लोग कर देते हैं, जनरली करते हैं, उतना नहीं करता है, तो पैसे को बहुत बचा के यूज़ करता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक बंदा है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है आपसे कि अपोजिट बताना, यानी उल्टा शब्द रिजेक्ट। रिजेक्ट का क्या हो जाएगा, यानी अस्वीकार करना या घुमा देना, लौटा देना, तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट। तो ऑप्शन कौन सा, यानी स्वीकार कर लेना। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गिव वन वर्ड, आपको देना अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। 100 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं, ये आपसे कह रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंचुरी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप हमारी मेहनत के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके वर्दी के सपने देख रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ, तो भाई इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए। अगला आपको वर्ड बताना है अपोजिट। ये कह रहा है माला लुक्स प्रीटी, माला कैसे दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, मतलब सुंदर दिख रही है। तो इसको उल्टा बनाना है, तो माला कैसा नहीं दिख, मतलब माला गंदी दिख रही है, यानी कुरूप दिख रही है, तो इसको कहते हैं अगली। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला सवाल है 40 से आपका 41 के बीच में, यहाँ पे आपको वर्ड को सेलेक्ट करना है उल्टा। तो पहला ऑप्शन है आपका जी ट्री, जी ट्री का उल्टा बताना है। तो जी ट्री का उल्टा होता है आपका बोल्ड। जी ट्री का मतलब होता है चिड़चिड़ापन सा, चिड़चिड़ा सा या बहुत पतला सा, ऐसे कह सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है साहसी टाइप का। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है जुडिशियस। जुडिशियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो उल्टा वर्ड हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इम्प्रूडेंट। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत महत्वाकांक्षी, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आपका आत्मविश्वासी, और सॉबर का मतलब होता है गंभीर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे जियोपार्डी। जियोपार्डी का आपको सेम मीनिंग बताना है, मतलब आपको सिनोनिम बताना है जियोपार्डी का। तो जियोपार्डी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका सेम मीनिंग डेंजर। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, डेंजर का भी मतलब होता है खतरा। उसके बाद अगला सवाल है आपसे चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी उल्टा बताना है किसका, तो ऑनेस्ट का उल्टा बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप एक काम करना है कि मैं आपको एक PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो इस वर्ड को देख रहे हो ना, बाकी यानी आंसर के अलावा जो बाकी ऑप्शन है, हालांकि यहाँ पे इस ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको बातें बता रहा हूँ। इसमें जितना भी ऑप्शन है आंसर के अलावा, उन सभी ऑप्शन को आप उसका मीनिंग जान लेना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका देख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप उसको अच्छे से देख लेना। मैं PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ये वीडियो अपलोड होता है, तो जस्ट ही मैं आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको ये PDF वहाँ पे दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हमारा टेंस ट्रांसलेशन एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपको इफ़ ही डैश वी वुड गो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा इफ़ ही कैम, अगर वो आता है वी वुड गो तो हम लोग क्या होंगे, चले जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, यानी आपको यहाँ पे ये दे दिया है, वॉइस दे दिया पैसिव में। तो अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करना है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसको लिखेंगे ही फाउंड मी स्लीपिंग, उसने मुझे सोता हुआ पाया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैम। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उनका इंतजार किया जब तक कि वो आए नहीं। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है भूगोल सीखना कठिन है। इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा तरीका है हमें पता है कि ये चीज़ आप भी जानते हो। भूगोल सीखना कठिन है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लर्निंग ज्योग्राफी। क्या लिखेंगे, लर्निंग। चलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन से प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न ज्योग्राफी, ये भी तरीका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। और तीसरा तरीका इसने यूज़ किया है जो कि मुझे ध्यान नहीं था, हालांकि ये भी तरीका सही है। तो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन भी आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉप्ड, यानी उसने देखा, क्या देखा, द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यानी घड़ी जो है वो रुक गया था। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा भी तो आप कह सकते हो। देखो, अगर यहाँ पे पास्ट हो तो यहाँ भी आपको पास्ट ही रखना है, लेकिन पास्ट में दोनों नहीं रखना है, एक को आपको हैड बनाना पड़ेगा। और हालांकि ऑप्शन में वैसा तो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि डी है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 50 माइल्स, तो यहाँ पे ई जाएगा। अब कहोगे कि सर माइल्स तो 50 है ना, यानी ये प्लूरल है ना। नहीं भैया, ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये आपका सिंगुलर होता है। 50 माइल्स मतलब ये एक यूनिट को बताता है। जैसे मैं कहूँ 1 डजन, तो 1 डजन क्या होगा, केवल सिंगल एक यूनिट को ही तो बता रहा है। मतलब दर्जन, ये यानी दर्जन जैसे ही बोलते हैं मतलब एक। अगर मैं ऐसा कहता 5 दर्जन 10 दर्जन तो फिर वहाँ पे प्लूरल। तो 50 माइल्स कह रहा हूँ तो मतलब ये केवल एक ही सिंगल यूनिट को बता रहे हैं कि 50 माइल्स नाम का एक सिंगल यूनिट है, तो वहाँ पे ई जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अप्रोप्रिएट टेंस को फिल करना है। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी पैसेंजर को अलाउ नहीं किया जाता है ट्रेन के अंदर स्मोक करने से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी पैसेंजर को अलाउ नहीं किया जाता है ट्रेन के अंदर स्मोक करने से। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है।
तो इसको लिखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा है कहाँ कहाँ पे, तो हर जगह ऐसा ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहेंगे और क्षैतिज को, क्षैतिज खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर लेटा होता है। तो पहले हॉरिजॉन्टल आएगा फिर आपका वर्टिकल आएगा। देख लो कहाँ पे है भाई, ऊर्ध्वाधर मतलब लेटा हुआ, क्षैतिज मतलब, माफ करिए फिर से मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर मतलब हो गया आपका खड़ा और क्षैतिज मतलब लेटा हुआ। तो ऑप्शन तो बिल्कुल आपका डी तब दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। तो आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देख के रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवो को विरोध करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, क्या लिखोगे इसको, तो इसको कहेंगे इफ़ यू रेसिस्ट चेंज, यानी अगर आप बदलाव का विरोध करते हैं। यू रेसिस्ट लाइफ, तो अपनी जीवन का विरोध कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड मिल्टन इन अ प्रोज ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज 14। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस, तो प्रिंसिपल क्लॉज इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है, तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आपका ही हैड रीड मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, यानी वो डिसओबीडियंट था इसीलिए टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपल सेंटेंस की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंट, यानी सिंपल सेंटेंस में इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या रहा है, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, यानी घर प्रवेश करने से पहले क्या करो, तो अपने हैंड को वॉश करो, अपने हैंड को धो लो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लीज एंटरिंग द रूम, यानी कक्ष में प्रवेश करने से पहले हाथ धोएं। तो ऑप्शन यहाँ पे कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ को धोएं। हाँ, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला मजाक आपसे इसने किया है, बोला है कि सी रोट अ लेटर, इसमें जो है अ लेटर क्या है भैया, ये कोई मजाक करने की बात है, पढ़ाई के टाइम में सीरियस हो जाओ। सी सब्जेक्ट है, रोट आपका जो है वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा बड़ा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं आपको अगर लगता है कि बहुत बड़ा वाला वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लेके आएगा यहाँ पे, उसके बाद बिहार पुलिस में आपसे पूछेगा भैया आप गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और आप इंग्लिश में भी छप्पर फाड़ दोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो डू यू बिलीव इन अ रिवर्ट, तो क्या आप रिबर्थ यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका नॉट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क ध्यान रहे कि उनमें होना चाहिए लास्ट में, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, वोमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी वोमन जो है यानी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। इसके बाद अगला है, सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखा है, कहाँ दे रखा है, मैं पढ़ लूँ पहले सेंटेंस क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन टू, हाँ दे रखा सेंटेंस ये रहा, कंबाइन द टू फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे इसको अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो दो सेंटेंस हैं वो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, शायद वो मिसप्रिंटिंग होने के कारण मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। तो दिस इज राज हु इज माई कजिन, ये राज हैं जो कि मेरा भतीजा है। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दिस इज राज एंड राज इज माई कजिन, ऐसा आपको दो सेंटेंस दे रखा होगा कहीं पे। फिलहाल तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं आपको कभी भूल पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस यानी असर्टिव में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको सिंपल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे आई शैल नेवर फॉरगेट यू, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसका,
तो ऑप्शन हमारा बाकी ऐसा ही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं ये सच बात है कि जो एग्जामपुर भैया के फैमिली हैं, आप मेरे फैमिली हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। तो आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2020 में 1 शिफ्ट में 12 जनवरी को पूछा गया सवाल है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस है आपका स्वीट आर यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका प्रेडिकेट कौन सा है? तो प्रेडिकेट है आपका द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो देखिए नाउन, उसके बाद नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसको छोड़ के जितना भी चीज़ है वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निगेटिव टू असर्टिव में कन्वर्ट करना है। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रांसलेशन में इसको बनाना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ पैसेंजर। तो इसको बोलेंगे वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। तो ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपल याद रख लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा बिहार पुलिस के अंदर, आप छप्पर फाड़ दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सच बता रहा हूँ। बस आप इस मैराथन को छोड़कर मत जाना और लास्ट तक देखना। अगर एक बार में ना हो तो रिवीजन कर लेना, बार बार कर लेना, PDF भी दे दूंगा उससे भी कर लेना, लेकिन आप इसे छोड़ना नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैथरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर। तो यहाँ पे आएगा कैथरीन से दैट, कैथरीन कहती है सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर, यानी कैथरीन कहती है कि उसे पहले से कभी प्यार नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो महात्मा गांधी हुआ जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1890। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सूटेबल है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं तो फिर हम आंसर कहेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस को कई तरीका हो सकता है लिखने की। मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, आपको 3 तरीके थे उसके लिखने के। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन के हिसाब से केवल आपका बी ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए सही कॉल टेंस की पहचान करें। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, यानी वो ये जो सेंटेंस है इसको आपको बताने की कौन सा टेंस है। तो ही हैड बीन ट्राइंग, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ही है, उसके बाद हैड यानी पास्ट में चला गया, बीन लगा हुआ है, तो फिर आपका कहाँ चला जाएगा? कंटिन्यूअस में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक में कन्वर्ट करना है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, यानी वो इतना निर्दोष है कि उन पे डाउट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे इसको क्या करना है? अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे सी सो इनोसेंट, वो इतना इनोसेंट है, दैट सी कांट बी डाउट हिम, कि उस पर हम क्या नहीं कर सकते, उस पर हम शक नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रांसफॉर्म करना है। नो बडी बिलीव्स अ लायर, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमको इंट्रोगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम हु बिलीव्स अ लायर, कौन जो है एक लायर पे यानी वकील पे भरोसा करता है। तो ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य में इसका कन्वर्ट करना है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, यानी इसका ट्रांसलेशन करना है, ऐसा कह रहा हूं आपसे। तो इसकी अगर मैं बात करूं, द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट सक्सेस, यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी देखिएगा ना, पर्सन इज डिलिजेंट, यानी पर्सन वो आदमी जो डिलिजेंट है तो उसने सक्सेस पाया यानी सफलता पाया। मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन दे लिसन, यानी वो सुनता है द रेडियो ऑल इवनिंग, प्रत्येक शाम को वो सुनता है। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हैबिचुअल में आ जाए, आदत में आ जाए, तो आदत के समय में हमेशा क्या करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेडियो वो डेली शाम को सुनता है, तो यहाँ पे आदत आ रहा है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हर फ्रॉम, पहला आंसर गलत है, क्योंकि जब
टाइम का यूज़ किया तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह सिंस लगाएगा। अगला है द डॉक्टर इज लिविंग, द डॉक्टर इज लिविंग, ठीक है, लेकिन टाइम का यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया है तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा। उसके बाद है डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हर सिंस, हाँ ये ऑप्शन सी आपका राइट है। यानी आपको अगर टेंस का ज्ञान है तो फिर आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं ज्ञान है तो केवल आप इसको अच्छे से आज के मैराथन को अच्छे से कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल है वॉइस एंड नरेशन से, तो ये चौथा चैप्टर हो गया आपका वॉइस एंड नरेशन। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। ही स्पीक्स हिंदी, इसको कन्वर्ट करना है तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, तो ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब देते हैं, तो प्रेजेंट टेंस है तो इसे एम आर का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब के बाद यानी V3 के बाद हम बाई का यूज करते हैं, ये आपका रूल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे द बुक वाज रीड बाय हर, इसको कन्वर्ट करना है आपको एक्टिव वॉइस में, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले तो हर है तो ये सी लिखेंगे, तो सी हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखो वाच का यूज़ किया तो पास्ट होगा, तो सी ये पास्ट होगा, तो रीड को देखो सी रेड, ठीक है, ऐसे यस का यूज मत करना, पास्ट नहीं है, तो सी रेड हो गया। तो देखो सी रेड कहाँ पे है, तो भैया यहाँ तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपसे द पुलिसमैन कैच द थिप्स, पुलिसमैन ने चोरों को पकड़ा नहीं माफ करेगा, चोर को पकड़ता है, यानी चोरों को पकड़ता है, ऐसा कह रहा है आपसे। तो अब इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो थिप्स उसके बाद आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो आर लगा दो। कहाँ पे है आर, तो देख लो केवल ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, यानी जो डिसीजन है वो मेरे द्वारा लिया गया, तो इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में, तो मी को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में तो आई आएगा। उसके बाद यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, आई आएगा। उसके बाद वाज है तो पास्ट में लेना है, तो टेक का क्या हो जाएगा, टूक हो जाएगा, आई टूक। उसके बाद डिसीजन, बस सिंपल, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, वो कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको नरेशन में कह रहा है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो और इधर भी प्रेजेंट हो तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, यानी टेंस में चेंजिंग नहीं होता है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। तो सी सेज को क्या लिखेंगे, सी सेज ही लिखेंगे, और इन्वर्टेड कोमा जो आप देख रहे हैं उसके बदले में डैट देंगे, तो सी सेज डैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन यानी आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो आई जो है आपका नॉमिनेटिव केस है, तो सी का नॉमिनेटिव केस सी ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। उसके बाद टेंस का चेंज नहीं करना है तो सी के अकॉर्डिंग इज आएगा, फिर गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं ये आपसे क्या कह रहा है। तो लंबा चौड़ा सेंटेंस दे रखा है, उसके बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है। द बैलून राइज इन द एयर, यानी बैलून जो है हवा में उड़ता है। द सेंटेंस द टीचर एक्सप्लेन दैट टू द स्टूडेंट, ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, द साइंस टीचर एक्सप्लेन डैट, सबसे पहले यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, तो द साइंस टीचर से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द साइंस टीचर एक्सप्लेन डैट, उसके बाद एक्सप्लेन डैट नहीं माफ करेगा तो यहाँ पे टू आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर जो है सिंपल नहीं है, तो डैट हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आएगा द साइंस टीचर एक्सप्लेन। आगे है टू स्टूडेंट, टू स्टूडेंट तक तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद हम डैट लगाएंगे, यानी इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम डैट लगाएंगे। डैट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको आना है बैलून के पास में, तो बैलून कहाँ पे है, तो सबसे पहला सेंटेंस वही है, द बैलून राइजेज इन द एयर। अच्छा आप देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी द साइंस टीचर एक्सप्लेन्ड, ये आपका पास्ट टेंस में है, तो द बैलून राइजेज, इस ये प्रेजेंट में, इसको भी पास्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो द बैलून राइजेज इन द एयर, आगे लिखेंगे ही फर्दर इंक्वायर्ड इफ दे न्यू द रीजन, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। और इतना बड़ा सेंटेंस अगर किसी को भी दे देगा, हर किसी का क्या हो जाएगा, हवा गुल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डॉक्टर रिकमेंड फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप क्या करो, यूज़ करो सैनिटाइजर और हैंड वॉश का यूज़ करो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में। तो इसको अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश,
वाज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है विटामिन क्या करता है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो ये कह रहा है आपसे कि जो विटामिन ए है वो हेयर लॉस का जो रिस्क है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैसिव में इसको कन्वर्ट करने का तो हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी सेड द फादर टू द सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी इसको नरेशन में आपको कन्वर्ट करना है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर भी, यानी ना तो एक बोरोवर बनो ना तो एक लैंडर बनो, यानी ना तो कर्ज देने वाला बनो ना तो कर्ज लेने वाला बनो। द सेड टू द फादर सन, यानी पापा ने पिता से कहा, यानी पिता ने बेटे से कहा, ऐसा कह रहा है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। फिर इसको कहेंगे द फादर सेड, सेड की जगह क्या करना है, हमें टोल्ड कहना है, बिल्कुल कह सकते हैं। द फादर टोल्ड द सन डैट नॉट टू बी बोरोवर और लैंडर, और तो है ही नहीं तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पे नॉर है तो हम नॉर का ही यूज करेंगे। तो ऐसा कहेंगे कि ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पापा ने सलाह दिया था, तो उसके लिए हम यहाँ पे एडवाइस का भी यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस रहता तो हम टोल्ड का यूज करते, पर यहाँ पे एडवाइस को यूज करेंगे। द फादर एडवाइस हिज सन टू बी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर, यानी पापा ने बेटे को क्या दिया, सलाह दिया कि तुम ना तो लैंडर बनो ना ही बोरोवर बनो, यानी ना तो कर्ज लेने वाला बनो ना ही कर्ज देने वाला बनो। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वन शुड कीप्स वन प्रोमिस। तो यहाँ पे आपको क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोमिस शुड बी केप्ट। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपको कन्वर्ट करना है सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फॉर इट, यानी उसने बहुत खुशी से कह रहा है, मतलब खुशी से। सी सेड हुर्रा कि मैं फर्स्ट आया, ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पे इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे सी एक्सप्लेन विद, यहाँ पे हुर्रा मतलब जॉय होता है, खुशी का माहौल होता है, तो यहाँ पे इसके लिए जॉय करते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर। तो इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में, हिस्ट्री जो है उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसको आप जैसे ही चेंज करेंगे तो ये आएगा सी टॉट हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री पढ़ाई। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, यह समय है आप घंटी बजाएं, यानी यह समय है घंटी बजाने का। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है क्विनिन टेस्ट बीटर। तो क्विनिन का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, हिंदी में आप कहते हो इसको कुनैन। कुनैन का स्वाद खट्टा होता है, कड़वा होता है। इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे क्विनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, उसने कहा कि उसे जो है कड़ी मेहनत करनी है। तो इसकी अगर बात करूँ तो इसको लिखेंगे ही हैड आई हैव टू वर्क हार्ड, उसने कहा कि उन्हें जो है कड़ी मेहनत करनी है। तो ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सेंटेंस, वी हैव पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कांट गेट इट टू द मार्केट इन टाइम। ये कह रहा है कि हमें जो है मार्केट में सुबह जल्दी से क्या लाना है, फ्रूट लाना है, यानी फल लाना है, अन्यथा हमें जो है मार्केट में समय से फल फ्रूट नहीं मिलेंगे। इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे फ्रूट हैज टू बी पिक्ड वेरी अर्ली अदरवाइज इट कांट बी गॉट द मार्केट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन है, उसको एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है, यानी आपको चेंज करना है, पता ही है। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, यानी मैन ने क्या किया, ब्रिज को बनाया। इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो सिंपल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसको करने में थोड़ा सा फ़ोन पे टाइम लग जाता है, लेकिन आप इजीली इसको समझ सकते हैं और आप इसको इजीली कर भी सकते हैं पेपर में, यानी एग्जाम हॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा पैसेज कंप्रीहेंशन वाला चैप्टर, और इस चैप्टर से सवाल बने हुए हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका कह रहा है कि संत रविदास वाज डैश। तो प्रोफेशन से संत रविदास क्या थे, तो प्रोफेशन से ये एक कॉबलर थे, यानी कमोची थे। ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, और अगर आपको ये मैराथन हमारा
आपके जीवन के लिए हेल्पफुल हो, जो कि आपके जीवन को बदल देगा, तो आप भी हमारे लिए मेहनत थोड़ा सा कर सकते हैं। बस आपके सामने जो बेल आइकन है उस घंटे को दबाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से दीक्षा किसने लिया, यानी शिक्षा किसने लिया, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे रानी जली हो जाएगा, रानी झाली। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डैड ऑफ। आंसर की बात करूँ तो स्लो स्टारवेशन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ और पीडीएफ में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं केवल राइट आंसर की बात कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है और मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो आगे चलिए, आगे दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा आपने देख लिया और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको वहाँ पे सॉल्व कर लेना। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। ये पैसेज आगे तक भी कंटिन्यू है, ये यहाँ तक कंटिन्यू है, ये रहा यहाँ तक। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज ऑथर्स मैन पर्पस इन द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर मैन पर्पस उनका क्या था। तो उनका मैन पर्पस था आपका टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सनस्पोर्ट। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है कि इस पैसेज को पढ़ो, यानी पैसेज बदल गया। इतना लंबा चौड़ा पैसेज को पढ़ने के बाद आपको केवल एक आंसर देखने को मिला। इस पैसेज को पढ़ो और फिर आंसर करना है। तो इस पैसेज को चलिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो इसका क्वेश्चन की मैं बात कर देता हूँ सीधा सीधा। चलिए देख लिया आपने। अब यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। आंसर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसेज। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर से 94 क्वेश्चन है, ये भी आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को आप देख लीजिए, अब आपको आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आएगा विद द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रीड द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है अगेन से और फिर आंसर करना है। तो ये रहा आपके सामने पैसेज, जो कि थोड़ा अर्थक्वेक को लेके दे रखा है। और अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये रहा पैसेज, ये अभी भी पैसेज है। अब क्वेश्चन है आपके सामने, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, यानी इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका था अर्थक्वेक एंड द डैमेज दे कॉज, यानी इन दोनों के पीछे का जो कारण है उसको जानना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपके सामने पैसेज हैं, कोई बात नहीं, पैसेज आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। और बाकी जो सेक्शन है आपका पैसेज के अलावा वाला सेक्शन, वो तो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आप सीख सकते हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसको आपको करना होगा, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो यहाँ पे तालिस्मान इज नॉट, तालिस्मान क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका एंटीडोट। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस पैसेज को पढ़ना है 97 से और 99 तक, ठीक है। तो ये रहा पैसेज, ह्यूमन काइंड ऑलवेज रिच इन द वन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। आगे तक कंटिन्यू, ये सेंटेंस आपका कंटिन्यू है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इसका, व्हाई डज ऑथर कंसिडर द सर्च फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ इन वन। तो ये हो जाएगा आपका बिकॉज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर आवर हैंड एंड इज़ वेरी कॉमन, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो सी है आपका। इसके बाद अगला सवाल है, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, व्हाई डज द वर्ड स्पीक मैन इन द पैसेज। तो ये है आपका वेरी स्मॉल स्पॉट, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिवाइन अमृता। तो ये हो जाएगा आपका वाटर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम सवाल थे जो कि आपका था पैसेज से, और आपका टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक एंड एरर डिटेक्शन के बारे में। तो चलिए पहला सवाल आपसे 100 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ फिल होगा। तो यहाँ पे आप पूरे सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि क्या सूट होना चाहिए। तो इसकी जगह जो आपका सूट करने वाला है वो हो जाएगा आपका टेक्स्ट मैसेज, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे फिल करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसकी जगह फिल क्या करना है और इसकी जगह क्या फिल करना है। पूरे सेंटेंस को वैसे पढ़ना है। मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डेपिक्ट
डैश एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द थीम जनरली एसोसिएटेड विद हिंदू डेटीज नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट लाइक। तो ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में दे रखा है आपको, सेंटेंस पूरा का पूरा उसका फीचर को बता रहा है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो इसके जगह अब सेंटेंस आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं और ईजी हो जाएगा। तो उसमें फिल करेंगे आपका ऑप्शन है तुलसी, ये नेचर और तुलसी, जो कि आपका राइट प्लेस को फिल करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिंस द कीज आर विद माई मदर एंड मदर आई डैश यू मनी। तो यहाँ पे जो फिल होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट लैंड। ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंस द कीज आर विद माई मदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी, ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंजलि, वो सुनील शेट्टी वाला अंजलि नहीं है। उसके बाद है अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आएगा आपका अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वाज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो ये कह रहा है आपको कि यू विल हैव वेटेड टिल, यानी आपको तब तक इंतज़ार करना होगा, टिल द लाइट वाज ग्रीन बिफोर द क्रॉसिंग, जब तक, यानी आपको रोड पार करने के लिए तब तक जो है इंतज़ार करना होगा जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। तो ऑप्शन आपका कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी रीडन, यानी दोबारा से किया जा चुका है। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन को फिल करेंगे तो प्री डन ऐसा कुछ नहीं होता है, डी डन ऐसा कुछ नहीं होता, मिस डन ऐसा भी कुछ नहीं होता है, लेकिन रीडन होता है, यानी दोबारा से करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द टैक्सी डैश ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोक डाउन। द टैक्सी ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। अगला सवाल है आपसे कह रहे हैं सिट क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड। तो यहाँ पे अफेक्शन की जगह पे क्या चीज़ फिल करना है हमें, ये ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो अफेक्शन की जगह जो फिल होगा ये होगा आपका अफेक्टेशन, क्योंकि ऑप्शन कौन सा है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका वर्ड मीनिंग एंड फॉर्मेशन और स्पेलिंग से देखते हैं। पहला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द। तो द एडिंग करने से कौन सा सेंटेंस न्यू वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कलेक्ट्स। कलेक्ट से क्या बनेगा, कलेक्शन। ठीक है, द ऐड करने से नहीं, माफ करेगा, ये आपसे कह रहा था कि TION किस में ऐड करने से हमारा एक न्यू वर्ड बनेगा, तो ऐसा पूछ रहा था। तो कलेक्ट से बन जाएगा कलेक्शन, इम्प्रेस से बनता है इम्प्रेशन, लेकिन यहाँ पे आपका TION नहीं आता है। ऑपरेस से ऑपरेशन बनता है मगर TION नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना था। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है मैनेज। मैनेज से क्या बनेगा, तो मैनेज से अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, आपका मैनेजमेंट बनेगा। मैनेज ही आपने सुना है क्या, मैनेज ही तो सुना ही नहीं है, मैनेजरी नहीं सुना है आपने, इसके बाद मैनेजो नहीं सुना है आपने, तो ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं आप इसको। अगला सवाल है लीड। लीड के साथ में क्या लगाएं, तो लीड के साथ में मिसलीड बिल्कुल सुना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे, और यहाँ पे बोला था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है आगे, प्रत्यय जिसको कहते हो ना, तो उसी की बात कर रहा है। तो मिसलीड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यूज़। यूज़ में क्या लगाओगे आप, तो यूज़ में आप, अच्छा लगाना क्या है पहले ये तो देख लें। ये लगाना है आपको सफिक्स, यानी ये आपको उपसर्ग लगाना है, यानी पीछे की तरफ लगाना है। उपसर्ग लगाना है ना, उपसर्ग लगाना है तो आपको कहाँ लगाना है, आगे की तरफ लगाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका यूजफुल हो जाएगा, यानी उपयोगी। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बिलोंगिंग का मीनिंग पूछा आपसे। तो बिलोंगिंग का जो मीनिंग होता है उसको कहते हैं सर्जिंग, यानी लहराना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपसे फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड। सही स्पेलिंग वाला सेंटेंस को, ये वर्ड कौन सा है ऐसा आपको बोलना है। एडोल, ये है आपका कौन सा, तो एडोलेसेंट। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग अच्छे से आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है अगला सवाल चेंज द नाउन अप्लीकेशन इट्स वर्ब फॉर्म। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका अप्लीकेंट,
यानी सही वाला जो स्पेलिंग है वो है आपका अप्लीकेंट का। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये आपसे कह रहा है सही स्पेलिंग वाला आपको वर्ड बताना है। तो इसमें सही स्पेलिंग की वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमरस, अच्छे से आप इसको याद रख लो लिख लिख के, ह्यूमरस हो गया। इसके अलावा है आपका सही स्पेलिंग बताना है आपको 116 में। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका इमसेंस हो जाएगा आपका सही आंसर, लेकिन स्पेलिंग आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अच्छे से जैसे भी हो आप इसको याद रख लो। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 17 से 18। इसमें भी आपको क्या करना है, जो मीनिंग इसको सूट करता है वो बताना है। तो ये कह रहा है आपको फिस्कल का मतलब होता है घाटा, राजकोषीय घाटा। तो इसका जो सही राइट आंसर है ये आपका डी, कंसर्निंग द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट पोलाइट का सही अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, यानी भाववाचक आपको बनाना है। तो इसको कहते हैं पोलाइटनेस। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पेलिंग जिसका सही है वो बताना है। तो इसमें है आपका इमीडिएटली, लेकिन स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान रख लो, याद कर लो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बैगेज का स्पेलिंग बताना है कि कौन सा सही है। बैगेज की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका बैगेज, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और बैगेज जो है आपका सिंगुलर वर्ड होता है, बैगेज, लीकेज, रिवेज हमेशा सिंगुलर वर्ड होते हैं और सिंगुलर की तरह यूज होता है। पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड, जिसका करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बताना है। तो यह है आपका अकेजनली। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। स्पेलिंग अच्छे से इसको आप देख लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद है पोएम, स्टोरीज, ऑथर वगैरह वगैरह से सवाल हैं। गर्ल्स वाइजर दैन मैन, ये बुक बताना, ये पोएम बताना किसका है। तो ये ईस्टर, ऑप्शन कौन सा, ये ईस्टर त्योहार के लिए है। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर। तो यहाँ पे जो है आपका ब्लाइंड कौन था, तो ये था आपका नैरेटर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट। तो ये है आपका द मून। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट्स बिलोंगिंग टू। हियर आर सेंटर्ड होप एंड एस्पायरेशंस एंड फेथ ऑफ इंटायर ह्यूमन रेस। तो ये है आपका फैमिलियर यानी परिचित। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पोएम को पढ़ना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं। आफ्टरनून समर इज फेडिंग एंड लिप्स फॉल इन वंस एंड टू। तो इस पोएम को आप पढ़िए और उसके बाद नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए। अब फाइनली क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अ मेजर थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेजर थीम क्या था, तो मदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। ये आपका इस पोएम का मेजर थीम है, यानी जो माँ है वो अपनी पहचान को खो रही हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं मैरिज इज प्राइवेट अफेयर। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नीनी वाज फ्रॉम कलवर एंड नामेका फ्रॉम IBO। तो ये वाला जो है आपका रिटर्न है, ये बुक है आपका, कौन सा बुक है, मैरिज इज प्राइवेट अफेयर, ये आपका बुक है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका सही है ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, ये कुछ लाइन दे रखा है और इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। द लाइन्स लाइक्ड बाय द PT जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम्स रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया था आपका स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा आपसे करेक्ट आंसर को चुनना है और बताना है। अ नोटिस शुड ऑलवेज बी, नोटिस कैसा होना चाहिए, तो नोटिस हमेशा जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, ब्राइट होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ये पोएम पैसेज है, आपने स्टोरी पैसेज भी देखा था, तो कुछ कुछ सवाल रहते ही हैं, लेकिन फिलहाल अब नए पैटर्न में आपको ये चीज़ें देखने को शायद ही मिलेगा।
तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइज इन देयर, तो ये लाइज करता है आत्मा के अंदर यानी सोल के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ भी वैसे ही आपको फिल करना है आपको ये पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जहाँ भी आपको ऑल ऑफ द एबव दिखे यानी सभी दिखे, आंख बंद करके लगा दीजिए अगर तुक्का लगाना हो। अगेन से आप इस पैसेज को पढ़िए और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पे कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपसे, द एल्बम लेटर्ड आवर वेडिंग आर, तो ये जो एल्बम लेटर्ड आवर वेडिंग आर है ये है आपका टेस्टिमनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु डज द स्पीकर्स इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस, तो यहाँ आपका मदर, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, यानी ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो कि नोट प्रोसेस यानी जब आप नोट्स बनाते हैं तो उस दौरान ओमिट किया जाना चाहिए यानी मना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ आपका हेडिंग, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन द पीपल हु नो ईच अदर वेल, दिस इज रजिस्टर, तो ये रजिस्टर के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला सवाल, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मार्लो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, यहाँ पे कह रहा है आपका कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है यहाँ पे फिल करना है, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड 12 टीयर्स एंड स्वीट, यानी मेरे पास कुछ भी जो है देने को नहीं है लेकिन मेरा ब्लड 12 टीयर एंड स्वीट यानी खून पसीने आंसू ये सब कुछ है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये फॉर्मल हो जाते हैं और एकेडमिक लैंग्वेज हो जाते हैं। अगला है आपका, रीड द पैसेज एंड पोएम करना है, यानी पोएम वाला पैसेज है और इसका फिर आंसर करना है। तो ये रहा पैसेज, पूरा का पूरा पैसेज, और ये रहा क्वेश्चंस, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो इसका आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा डी वाला। अगला है आपका उसी के अकॉर्डिंग है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका पोइट्री यानी सी हो जाएगा। अगला है सैम, उसी से सवाल आपका, जो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका एजेंडा, ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इस पूरे मैराथन के अंदर आपको एक पैसेज देखने को मिला, स्टोरी वाला, एक पोएम वाला पैसेज। इसके अलावा सब कुछ बहुत मज़ेदार था, आपने बहुत कुछ सीखा इससे, लेकिन ये पोएम वाला और पैसेज वाला ये आपको नहीं दिखेगा, आप टेंशन मत लीजिए, और नए सिलेबस के अनुसार आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। बस यही दोनों था इस मैराथन में जो कि हमें भी बोर कर रहा था, शायद आपको भी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और आपको नए पैटर्न में बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मैराथन कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये मैराथन आपका जितना भी क्वेश्चन बैंक में था अब तक इंग्लिश के क्वेश्चन वो मैंने करा दिया, और ये मैराथन आपका अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप जाते जाते इसको शेयर करके जाइएगा और फिर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा वीडियो हमें प्यार मोहब्बत कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइएगा। बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नए मैराथन में हम लोग।